हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। पिछले लेक्चर्स में हम सेल्फ एनर्जी का डिस्कशन कर चुके हैं, याद है? यस, सेल्फ एनर्जी का डिस्कशन किए हैं और हमने और एक टॉपिक में डिस्कस किया था जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो चलिए आज के क्लास में हम इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, उस पर डिस्कशन चालू कर देंगे, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको मोस्ट ऑफ द चीजें ध्यान में आ गया है। आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में भी इंटरेक्शन एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, ये सारे मालूम हो चुका है। अलग अलग केसेस लेके आपने फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी सारे निकाल चुके हैं, ठीक है ना। यस, आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर का भी आइडिया दे चुके हैं, ठीक है। चलिए अब जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इसके नाम से तो ध्यान में आ रहा है, यस, कुछ ना कुछ डाइपोल जैसा है। आपने सुना होगा कि एक मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में सुना होगा, है ना। सो एक बार मैग्नेट लेंगे ना, तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल आ गया, हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। सो बार मैग्नेट को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, वैसा ही इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होना चाहिए। यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके ध्यान में आ गया होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे कि ये चार्ज अगर माइनस क्यू है और कुछ डिस्टेंस में और एक चार्ज प्लस क्यू है, सो दैट मीन्स डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज अ सिस्टम, जैसे कि इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ओके, हम डाइपोल का ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको ओ मान लेते हैं। ये डाइपोल का सेंटर है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। हम ये डिस्टेंस को अगर एल मानते हैं तो ये भी क्या होगा, एल होगा। तो लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होगा, लेंथ ऑफ डाइपोल विल बी इक्वल्स टू 2l, है ना। या अगर आपने इसको l/2 लिया, इसको l/2 लिया, तो टोटल l होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो डाइपोल है, ये जो सिस्टम है ना, ये अपना इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये पोजेसेस करेगा। तो डाइपोल पोजेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, और उस न्यू फिजिकल क्वांटिटी का नाम है डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा आपने केमिस्ट्री में ऐसा नाम सुना होगा। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, आपने सुना होगा ना, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल डाइपोल जैसे काम करेगा, ऐसा डाइपोल जैसे काम करेगा, जिस मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन हो जाएंगे, हम इनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। बट जिस मॉलिक्यूल में चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं होंगे, हम इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, H2 क्या है, नॉन पोलर है, बट H2O क्या है, पोलर है। या पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम P में डिनोट करेंगे, P वेक्टर में डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम इसके बात करें, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, it express different electric characteristics of, है ना, ऑफ अ डाइपोल। एक डाइपोल का अलग अलग इलेक्ट्रिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, सो इट एक्सप्रेस डिफरेंट इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डाइपोल। सो इसको डिफाइन ऐसे किया गया, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2l इंटू क्यू। दैट मीन्स कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने को एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल का लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय एनी वन ऑफ द चार्ज, है ना। सो ये इसका मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन है। और डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेक्टर है तो इसलिए इसका डायरेक्शन होना चाहिए। सो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। जैसे कि ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, तो ये है
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। आगे के लिए ध्यान में रखिए, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये उसके डायरेक्शन है। तो आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया, और पूरी तरफ से हमने डाइपोल को डिफाइन कर लिया। सो दिस इज अ सिस्टम विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, उसके मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन, ये चीजें आपके ध्यान में आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके, नोट डाउन कर लिए। चलिए कोई बात नहीं। अभी जैसे हम डाइपोल को डिफाइन कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, डाइपोल के बारे में सारे डिस्कशंस करेंगे जो हम पिछले डिस्कशन किए हैं। दैट मीन्स हम डाइपोल का फील्ड निकालेंगे, है ना, डाइपोल का फील्ड निकालेंगे, डाइपोल का पोटेंशियल निकालेंगे, डाइपोल का फील्ड से इंटरेक्शन निकालेंगे, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके चलिए कोई बात नहीं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाइपोल के फील्ड लाइंस निकालते हैं। सॉरी, डाइपोल के फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। फील्ड लाइंस तो हम पहले निकाल चुके हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हम एक सिस्टम लिया था, उस सिस्टम में माइनस क्यू प्लस क्यू सिस्टम लेके उसके फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर चुके हैं। आपको याद होगा। दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, है ना, उस समय। चलिए हम डायरेक्टली फील्ड का एक्सप्रेस निकालते हैं। सो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड ऑफ डाइपोल। फील्ड के बारे में आप तो पता ही है, फील्ड के बारे में पता है, आइसोलेटेड चार्ज का फील्ड पता है, और ऐसे ही यहाँ पे दो चार्जेस है ना, जैसे ये देखो, ये सपोज माइनस क्यू है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, और कुछ डिस्टेंस में ये चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू है। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअली डाइपोल का ये जो लाइन है, जो लाइन डाइपोल का लेंथ के थ्रू पास कर रहा है, देखिए, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू लेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। ओके, इस लाइन का नाम क्या है, एक्सियल लाइन, करेक्ट। सिमिलरली द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये इसका सेंटर है, इसको ओ मान लेते हैं, है ना। सो ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस, उसको ट्रांसवर्स है, परपेंडिकुलर है, तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ये एक्सियल लाइन है और ये इक्वेटोरियल लाइन है। मैंने तो आपको डिस्टेंस बताया था, ये अगर सेंटर है, ये एल है, तो ये भी क्या होगा, एल होगा, है ना। सो टोटल लेंथ क्या होगा, 2l होगा। 2l इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, करेक्ट, यस। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन समझ पा रहे हैं। सो यहां पे अगर आपको फील्ड चाहिए, फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए, तो आप किधर भी निकाल सकते हैं। फील्ड के एक्सप्रेशन के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम कहीं पे ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सियल लाइन पे ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, किधर भी ले सकते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्सियल लाइन पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हम जहां पे फील्ड निकालना चाहते हैं, करेक्ट। और एक डिस्टेंस डिफाइन कर लेते हैं, सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो दूरी है ना, हम इसको स्मॉलर ले लेते हैं। तो स्मॉलर क्या है, स्मॉलर सिंबल हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं ना, जब भी हम आपको स्मॉलर दिखा रहे हैं, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस से, दैट मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस से, कहां से, डाइपोल का सेंटर से, इसको ध्यान में रखो। सो स्मॉलर एल क्या है वो तो ध्यान में आ गया। चलिए, सो नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। सो फील्ड ऑफ डाइपोल एट क्या, एक्सियल पोजीशन, ये पहला हम शुरू कर देते हैं, करेक्ट। एक्सियल पोजीशन पे फील्ड निकालना है। कई बार एक्सियल पोजीशन को ना ऑल्सो बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंडन पोजीशन भी बोलते हैं। ये लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। सो चलेगा। देखो बेटा, आपको इंडिविजुअल चार्ज का फील्ड का फॉर्मूला पता है, याद है आपको। इंडिविजुअल चार्ज का फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, 1/4πε0 q/r²। प्रोवाइडेड चार्ज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये आप अच्छे से जानते हैं। जिसमें स्मॉलर क्या है कि अगर ये चार्ज है, क्यू चार्ज है, और ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, स्मॉलर क्या है, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है, करेक्ट। चार्ज से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, स्मॉलर है। ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं जब आप फील्ड को डिफाइन किए थे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये फील्ड का डायरेक्शन है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, आपको पहले से जानते हैं, यस। तो वही सब आइडिया यूज होना है। अभी हम ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने वाले नहीं है, जब हम पहले सीखे हैं ना उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम जो चीजें सीख चुके हैं उसको डाइपोल में अप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं। सो बताइए, अगर आपको डाइपोल का फील्ड चाहिए, डाइपोल का मतलब क्या है, एक सिस्टम है जिस सिस्टम में प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो डाइपोल का फील्ड का मतलब है रिजल्टेंट फील्ड। रिजल्टेंट फील्ड है किसका, प्लस क्यू का और माइनस क्यू का,
ठीक है। वैसे भी मैं आपको बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी फील्ड निकालना है या कहीं पे भी पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, किसका इफेक्ट लेना चाहिए, टू कंसीडर इफेक्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग चार्जेस। ये आपको बताया गया था। सो बताइए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या होना चाहिए बताओ। ये अगर स्मॉल आर है, ये आर है, ये क्या एल है ना, तो ये क्या होगा, आर माइनस एल होगा क्या नहीं, बिल्कुल होगा। अरे ये आर है, ये एल है, तो ये आर माइनस एल होगा ना, डिस्टेंस कम होगा ना। बट नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, नेगेटिव चार्ज से होगा आर प्लस एल। ये आर है और ये एल है, तो आर प्लस एल है। तो किसका फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जो नजदीक है, किसके नजदीक है, प्लस क्यू के नजदीक है, कौन, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो अगर ये इसके नियरर है तो इसका फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और नेगेटिव चार्ज से दूर है तो फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन। तो ये है फील्ड। इस फील्ड को मैं फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, या E1 E2 ले लेते हैं ना, E1 ले लेते हैं और इसका नाम E2 दे देते हैं, करेक्ट। देखो तो E2 क्या है, E2 इज द फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज, करेक्ट, समझ पा रहे हैं, यस। देखो आर ये डिस्टेंस है, सो दिस फील्ड इज टेकन एज E2। जो नेगेटिव चार्ज का फील्ड है वो E2 है। ये एरो का लेंथ बड़ा दिखाया, इसका लेंथ छोटा दिखाया, जानबूझ के ऐसे किया ताकि आपको समझ में आए कि E1 इज ग्रेटर देन E2, करेक्ट। तो रिजल्टेंट फील्ड किस तरफ होगा, एक वेक्टर राइट को है और एक वेक्टर लेफ्ट को है, तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, ये सही सोच रहे हैं, रिजल्टेंट राइट को होगा। ये जो रिजल्टेंट होगा मैं इसको क्या लिखूंगा, ई एक्सियल। क्या मैं ई एक्सियल को E1 माइनस E2 लिख सकता हूं, यस। एक राइट को है और एक लेफ्ट को है, तो टोटल कितना आ गया, E1 माइनस E2। आप तो वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो आप अभी बड़ी आसानी से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, है ना, यस। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको ही आगे बढ़ाते हैं। सो ई एक्सियल में अब क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बताइए। सो ई एक्सियल इज इक्वल टू E1। E1 किसका फील्ड है, E1 पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है। सो पॉजिटिव चार्ज से जो दूरी है वो r माइनस एल है, उसको यहां पे यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1/4πε0 क्यू बाय r माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना। बिकॉज फील्ड का एक्सप्रेशन में आपको वो डिस्टेंस लेना चाहिए, ओके। माइनस E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4πε0 क्यू बाय r प्लस एल का होल स्क्वायर। बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि सर यहाँ पे क्यू क्यों लिख रहे हैं, माइनस क्यू क्यों नहीं लिख रहे, वो चार्ज तो माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू क्यों नहीं लिख रहे। अरे माइनस क्यू क्यों लिखेंगे, माइनस क्यू था तभी तो आपने डायरेक्शन उधर दिखाया ना, माइनस क्यू था तभी तो डायरेक्शन उधर दिखाया ना, फिर क्यों माइनस क्यू लिखोगे। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए, इसलिए इसको प्लस में लिखना, माइनस तो है ना यहाँ पे, है ना, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। सो ऐसे करना पड़ेगा। सो नाउ ये बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। ये एक्सेल क्या है, इसका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, और मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, है, यस। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, क्यूब बाय 4πε0 इज टेकन एज कॉमन। तो एलसीएम कितना, एलसीएम आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्या सभी छोटे मोटे मैथमेटिक्स आएंगे, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, सो क्यूब बाय 4πε0 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा 4rl होगा, ये कर जाएंगे वो सब। अच्छा, ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब वो फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। और इसे दो बार आएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दो बार आएगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी क्या होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार आ रहा है ना, यस, समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको थोड़ा सा ना एप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख देखते हैं। हम इसको P के टर्म में लिखना चाहेंगे। P का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट, यस, डाइपोल मोमेंट। यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको क्या बोला गया था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस डायग्राम में काफी कुछ आ गया है, दिख रहा है ना सब कुछ, माइनस क्यू प्लस क्यू, एल एल आर, आर माइनस एल, आर प्लस एल। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड राइट को है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड लेफ्ट को है, नेट फील्ड राइट को है। नेट फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। पी का डायरेक्शन राइट को है, ये भी राइट को है, हाँ, वो चीज भी ध्यान में रखिए। सो इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4πε0, यस। इसको ब्रेक करके लेते हैं, 2 इंटू 2l क्यू
इंटू आर होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? अरे 2L क्यू क्या है? 2L क्यू तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है ना, सो इसलिए 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया, 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, और बाकी सबको तो वैसे ही है। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन का एक्सप्रेशन आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान में रखना। सो 1/4πε0 2pr होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। सो ये एक काफी यूजफुल एक्सप्रेशन है आगे का डिस्क्रिप्शन के लिए, इसको ध्यान में रखिए, है ना। और वो चीज भी ध्यान में रखिए डायरेक्शन के बारे में, इसको नोट डाउन कर लेना। ये नोट है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सियल फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल वेक्टर is same as that of dipole moment। सो एक्सियल फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स उनके बीच एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। उसका ध्यान में रखिए। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। अगर आपको एक्सियल पोजीशन में ध्यान में आ गया तो आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आप निकाल सकते हैं। इस लाइन का नाम क्या है? इक्वेटोरियल लाइन, है ना। जैसे एक्सियल लाइन में हमने फील्ड निकाला, वैसे हम इक्वेटोरियल लाइन में भी फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। भाई आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज आपको बताना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर डाइपोल का लेंथ बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल, उसका आइडियल केस बन जाता है। तो उसको अगला नोट पे लिख लेते हैं। तो नोट का ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये है कि फॉर आइडियल डाइपोल किसको बोलते हैं? जिसमें जो लेंथ ऑफ डाइपोल है ना बहुत ही छोटा होगा। किससे? स्मॉलर से। तो 2L इज वेरी वेरी लेस देन आर, एल भी क्या होगा? वेरी वेरी लेस देन आर, है ना। ये होने की वजह से आप एक्सप्रेशन देखिए, ये क्या था? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, और एल तो बहुत ही छोटा हो गया। अगर एल बहुत ही छोटा है तो एल स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा ना, एल स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसकी कंपैरिजन में? आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। समझ पा रहे हैं? यस। तो इसलिए देयरफॉर क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो लिखा है ना, ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? बस सॉरी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ही हो जाएगा बस। जिसकी वजह से वो जो फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा है ना, ई एक्सियल, वो क्या हो जाएगा? बताओ। ई एक्सियल हो जाएगा 1/4πε0। ऊपर क्या है? 2pr बाय नीचे क्या? आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया? आर फोर्थ। देखा? सो 2pr बाय क्या? आर फोर्थ। तो आर फोर्थ कट गया ना, कट जाएगा। सो फाइनली क्या मिलेगा? यस, फाइनली मिलेगा 2p/r³। सो ये एक्सप्रेशन भी आप ध्यान में रखो। सो फाइनली अगर आइडियल डाइपोल है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0। थोड़ा छोटा देख रहा हूं, आप तो समझ पा रहे हो। 1/4πε0 2p/r³। दैट मीन्स आइडियल डाइपोल। ये क्या है? हम यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहे हैं? आइडियल डाइपोल को डिफाइन कर रहे हैं। सो आइडियल डाइपोल केस में जो फील्ड है वो r³ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसको? r³ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि सिंगल चार्ज का जो फील्ड है वो r² को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे r³ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड डाइपोल बहुत ही छोटा होना चाहिए, लेंथ बहुत ही छोटा होना चाहिए। वैसे भी डाइपोल के बारे में कुछ मेंशन हुआ नहीं है, तो आप इसको आइडियली सोचना, बहुत ही छोटा सोचना, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिए। तो आइडियल डाइपोल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आइडियल डाइपोल को इस तरीके से डिफाइन हो सकता है कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, सो दैट E एक्सियल क्या होगा? 1/4πε0 2p/r³। यस, चलेगा। ये था पूरा डिस्क्रिप्शन की फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। हम नेक्स्ट शुरू कर देते हैं फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम फील्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके लिए आप अच्छे से ध्यान दीजिए। इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। सो नाउ फील्ड ऑफ डाइपोल एट कौन सा पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन। वो स्टार्ट करूंगा एट इक्वेटोरियल क्या पोजीशन। समझ पा रहे हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन का भी एक नाम है, इसको ऑल्सो बोलते हैं ब्रॉड साइडन पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइडन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है।
तो इसलिए मुझे इसको मिटा के मुझे एक नया डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पे वैसे भी जगह नहीं है, ठीक है। सो चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, फील्ड वेक्टर है, उसके डायरेक्शन होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होता है, आपको मालूम है। ये है इक्वेटोरियल लाइन और ये है डाइपोल, करेक्ट। सोच लीजिए, ये डाइपोल थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, थोड़ा जगह चाहिए। ये है डाइपोल, तो ये चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, और ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू है ना। इसका दूरी L है, इसका भी डिस्टेंस क्या L है। दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल, करेक्ट। और सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, जैसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। काम तो वैसे ही करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, है ना। सो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का फील्ड दिखाऊं तो मुझे ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको हमेशा जब आप इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज लेते हैं तो चार्ज से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का दूरी लेना चाहिए ना। वो डिस्टेंस क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर रूट। सेम डिस्टेंस यहां पर भी आएगा, सिमिलर सिचुएशन है, बट फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए उससे दूर दिखाना, दैट मींस ये होगा फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, और ये होगा फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। और दोनों जो फील्ड है ना उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि सेम चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए मैं बेटर होगा कि दोनों को ई लिख दूं, इसका मॉड बी, इसका मॉड बी। चलिए कोई बात नहीं। अब क्योंकि आपको दोनों का फील्ड मालूम हो चुका है और आपको बार बार बताया गया, जब भी आपको कोई भी पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना चाहिए। व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ना सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस है सबका जो वेक्टर फील्ड है उसको वेक्टर एडिशन कर दीजिए, आपको फील्ड आ जाएगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, कैसे वेक्टर एडिशन करते हैं आप इसको रिजल्व करके भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, कई सारे तरीका है। सपोज इस एंगल को हम थीटा ले रहे हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा, है ना। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ई को स्प्लिट करेंगे, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, बार बार आप करते हो ना फिजिक्स में। सो ई क्या होगा, ई साइन थीटा, ये तो गया, ये साइन थीटा गया, इसको ये कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे कैंसिल, देखो ई साइन थीटा कैंसिल हो चुके हैं और दोनों ई कॉस थीटा ऐड हो गए। सो इसलिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ई कॉस थीटा। तो फटाफट अपना काम हो चुका है, देखिए। सो ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। सो देयरफॉर फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई कॉस थीटा और 2 टाइम्स, अब ई का जो मैग्नीट्यूड है हम आप उसको लिख देंगे, बिकॉज ये चार्ज है, ये पॉइंट है, डिस्टेंस है। तो बताइए फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या लिखना चाहिए, 1/4πε0 क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्या रूट, और रूट का भी होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना, पर डायरेक्टली पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा 1/4πε0 क्यूब आर स्क्वायर, है ना, और जो आर है ना डिस्टेंस है ना, वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है, उसका भी स्क्वायर है, इनटू कॉस थीटा। चलिए ये तो फील्ड की जगह हमने एक्सप्रेस किया। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो क्या मिलेगा, L बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर, करेक्ट, यस। अब इस सब कुछ साथ में लिख देते हैं, अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 1/4πε0, न्यूमरेटर में तो 2Lq, अरे तीनों आ गए तो ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया, 2Lq, नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल की पावर 3/2, बिकॉज ये रूट का स्क्वायर तो रूट ही हट गया ना, रूट का स्क्वायर फिर ये रूट, तो ये 3/2 पावर आ जाएगा। यस। चलिए जब हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो फिर फाइनली आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया है 1/4πε0 2Lq क्या बन गया, P बन गया। P मीन्स डाइपोल मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल इनटू चार्ज, कोई भी चार्ज, और इसके डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, करेक्ट। सो P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल की पावर 3/2, समझ पा रहे हैं, यस। देखिए तो ये है फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, उसका एक्सप्रेशन, ये भी एक काफी यूजफुल एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान में रखिए, है ना। अब हम चलते हैं आइडियल डाइपोल की तरफ। अगर हम आइडियल डाइपोल लेते हैं तो क्या होगा आपको पता है। सो फॉर आइडियल डाइपोल, यस यहीं पे लिख देता हूं। सो फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए क्या होगा, अभी तो बताया कि एल स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन क्या आर स्क्वायर, बिकॉज एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, है ना। तो ये जो बहुत ही छोटा है उसका नेग्लेक्ट कर दीजिए। सो फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा, 1/4πε0 P बाय, ये तो एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया ना,
तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो गया, आर क्यू। एल स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया ना, इसको आपने नेग्लेक्ट किया, तो आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 तो क्या हो गया, आर क्यू हो गया। दैट मीन्स अगेन आपको वही दिख रहा है कि अगर आइडियल डाइपोल है तो हमेशा फील्ड क्या हो रहा है, आर क्यू को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है ना। बस एक्सेल में क्या था, 2 था, वहां पे 2p/r था और यहाँ पे p/r, इतने डिफरेंस है। एक्सेल में 2p/r और यहाँ पे p/r, दैट मीन्स एक्सेल में थोड़ा ट्वाइस आ रहा है, डबल आ रहा है वो। अगर आप इक्वल आर लेते हैं तो एक्सेल में फील्ड क्या होगा, डबल होगा, है ना। जैसे एक्सेल में आर, इक्वेटोरियल में आर, कहां पे फील्ड ज्यादा होगा, एक्सेल में कितना टाइम ज्यादा होगा, 2 टाइम्स ज्यादा होगा। और डायरेक्शन भी आप लिख लीजिए नोट करके हम क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज अपोजिट, दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है, अपोजिट टू दैट ऑफ, है ना, अपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो देखो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कि किधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जबकि एक्सेल फील्ड किधर है, लेफ्ट की तरफ है। तो डाइपोल मोमेंट राइट को है, एक्सेल फील्ड लेफ्ट को है। सो ये जो है ना, ये क्या है, फील्ड एट इक्वेटोरियल, एक्सेल नहीं, फील्ड एट इक्वेटोरियल। सो देखो डाइपोल मोमेंट राइट को है, फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन लेफ्ट को है, दैट मींस एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, एक्सियल पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। बट इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ क्या, डाइपोल मोमेंट, ओके। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड ऑफ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, ओके बेटा। चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया। तो ये था फील्ड का डेरिवेशन। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे हम क्या करेंगे, फील्ड निकालेंगे एनी पोजीशन पे, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, बिकॉज पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना, ठीक है, यस। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम फील्ड निकालेंगे, डाइपोल का फील्ड निकालेंगे, बट कोई भी एक पोजीशन पे निकालेंगे। सो नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ डाइपोल एट क्या, एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन पे आप फील्ड कैसे निकालेंगे, ओके। सो ये हम डिराइव कर लेते हैं, ओके। सपोज हम वही डाइपोल ले रहे हैं कि ये एक डाइपोल है, सपोज ये एक डाइपोल है, चार्ज माइनस क्यू और ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। ये देखो चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। तो ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल का लेंथ को हमने 12 पकड़ा है, कोई भी एल भी पकड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये कौन सा लाइन है, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, ये है इक्वेटोरियल लाइन। ये कौन सा लाइन है, एक्सियल लाइन। ये सब चीजें आपको बता दिया गया है। और अभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है, सपोज ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ना वो यहाँ है, ना एक्सियल लाइन पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो आप फील्ड कैसे निकालेंगे, ओके। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि डाइपोल के बारे में कुछ बोला नहीं तो आप क्या मानेंगे, कुछ नहीं बोला, हम इसको आइडियल मान लेते हैं, ओके। सो आइडियल मानेंगे तो इसका मतलब है कि जो लेंथ है ना बहुत ही छोटा है। सो आइडियल डाइपोल, हम यहाँ पे डाइपोल को आइडियल ले लिए हैं, ठीक है, चलेगा, ओके। अगर हम आइडियल डाइपोल लेते हैं, ठीक है, मतलब छोटा डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है ना, तो उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। अभी कैसा है बेटा, देखिए कि अगर आप ऐसे करते हैं ना, सपोज ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, आप बोलोगे कि मुझे जो है प्लस क्यू से डिस्टेंस लेना, माइनस क्यू से डिस्टेंस लेना, वही मेथड हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, आप उस मेथड से कर सकते हैं। बट थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होने का चांस दिख रहा है, बिकॉज आपको मालूम है ये अगर सेंटर है ना, सेंटर से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो दूरी है वो क्या है, पी है ना। ये डिस्टेंस को हम पी में डिफाइन करते हैं, ओके। सो बेटर होगा हम इसको 2D पोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2D पोलर का मतलब क्या, ये क्या एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। देखिए एक्स के रेस्पेक्ट एंगल को थीटा ले लिया गया है। सो थीटा जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है ना, ऐसा मैं ले लेता हूं। तो ये कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स बताया था ना मैं आपको, 2D पोलर कोऑर्डिनेट है ना, तो ये थीटा है, तो ये क्या है, आर है। आर मतलब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, तो पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, ओ से। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये आर वेक्टर हो जाता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना, इसको आर लिखा गया है।
अगर आपको फील्ड चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का जब सिचुएशन आता है तो आप इंडिविजुअल चार्ज क्लिक करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ना। आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन अलग आएगा, आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप डाइपोल के ही स्प्लिट कीजिए। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर आपको आइडियल डाइपोल का केस दिया है, सबसे बेटर मेथड ये है कि आप डाइपोल मोमेंट, तो पता ही है आपको ये क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एक वेक्टर है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ये P है, ये अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो इसको ही हम स्प्लिट करेंगे। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, P को एक कंपोनेंट लेंगे P cos थीटा। P cos थीटा किस तरफ आएगा, ये आएगा, देखिए P cos थीटा, ऐसे हम स्प्लिट करेंगे। ये कंपोनेंट जो उस रेडियल डिस्टेंस है ना, उसके अलग आ रहा है, देखिए एक कंपोनेंट ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, जिसके अलॉन्ग पॉइंट है ना, उसके अलग ये कंपोनेंट ले लीजिए, सबसे बेटर मेथड है। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, P cos थीटा, सो दिस विल बी P cos थीटा, है ना। ये P है, और P sin थीटा क्या होगा, उसको परपेंडिकुलर। दैट मींस ये जो रेडियल डिस्टेंस है एक उसके अलॉन्ग आएगा, और जो रेडियल डिस्टेंस है उसको और एक परपेंडिकुलर आएगा। कहीं ना कहीं पोलर सिस्टम में हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर P cos थीटा है तो ये क्या होगा, P sin थीटा, है ना, नहीं, ठीक है, यस। सो दैट मीन्स हमने जो वेक्टर था उस वेक्टर को स्प्लिट कर दिया, उस वेक्टर को तोड़ दिया। एक P cos थीटा जो रेडियल डिस्टेंस के अलॉन्ग है, और एक P sin थीटा जो रेडियल डिस्टेंस को परपेंडिकुलर है। ये ओरिजिन है, ठीक है। देखिए ऐसे करने से फायदा क्या होगा कि आप जो ओरिजिनल डाइपोल था आप उसको स्प्लिट कर रहे हैं। आप इसे सोचिए, ऐसा आप सोच सकते हैं कि जो डाइपोल था ना, उसको हमने रिड्यूस कर दिया इनटू टू डाइपोल्स। एक डाइपोल को हमने दो डाइपोल में रिड्यूस किया, इसे सोच सकते हैं ना, यस। जिसमें से एक डाइपोल का मोमेंट क्या है, P cos थीटा, और दूसरे डाइपोल का मोमेंट क्या है, P sin थीटा है। ऐसे किया जा सकता है, ओके, बिकॉज वेक्टर मेथड में हम ऐसे कर सकते हैं। सो P cos थीटा जो है वो एक डाइपोल, और P sin थीटा और एक डाइपोल, ऐसा आप सोच लो, और उनका रिजल्टेंट कौन है, P है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं P cos थीटा का इफेक्ट अलग निकालो, इफेक्ट मतलब फील्ड अलग निकालो, और P sin थीटा का फील्ड अलग निकालो, और उनको वेक्टर एडिशन करो, उससे जो रिजल्टेंट आएगा वो P का आ जाएगा। आएगा क्या, नहीं, यस। तो काम कुछ वैसे ही करेंगे, हम P cos थीटा का फील्ड अलग निकालेंगे, P sin थीटा का फील्ड अलग निकालेंगे, और उनको वेक्टर एडिशन कर देंगे। एडिशन करने से दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट मिलेगा, तो आपको पूरा डाइपोल का फील्ड आ जाएगा एट एनी पोजीशन, करेक्ट, यस। चलिए वन बाय वन करते हैं। जो P cos थीटा है उसका फील्ड किस तरफ आएगा, देखो बेटा, अभी आप इसको फोकस मत करो, अभी आप सिर्फ इसको फोकस कीजिए, किसको, P cos थीटा को। बाकी सब भूल जाइए, बाकी सब आप भूल जाइए, अब बाकी सब भूल जाओ। बाकी सब कुछ भूल जाएंगे ना, तो सिर्फ इस डाइपोल आपको दिख रहा है, सिर्फ इस डाइपोल दिख रहा है, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा है। तो ऐसे सोचिए, बस ये डाइपोल है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा है, बस उतना ही सोच लीजिए। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां है, इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है इस डाइपोल का, जिसको हम P cos थीटा मान रहे हैं। ये जो डाइपोल है ना, जिसका मोमेंट P cos थीटा मान रहे हैं, ये कौन सा लाइन है, P cos थीटा के लिए, उस डाइपोल के लिए जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, उस डाइपोल के लिए ये कौन सा लाइन होगा, एक्सियल लाइन होगा, है ना। इसके एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट P cos थीटा के एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्सियल लाइन बनेगा। ये एक्सियल लाइन किसका बनेगा, P cos थीटा का। तो आप P cos थीटा को एक अलग से डाइपोल ट्रीट कीजिए। तो एक्सियल लाइन पे फील्ड का डायरेक्शन क्या बोला गया था, क्या बोला गया था, सेम एज डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा वही होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्या, जैसे ये P है ना, तो ये होगा फील्ड ऑफ P cos थीटा। P cos थीटा का एक्सियल पोजीशन है, तो इस फील्ड को मैं E1 में डिनोट कर दूंगा, ओके। इसको हम क्या करते हैं, E1 में डिनोट करते हैं। सो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल व्हिच डाइपोल मोमेंट इज P cos थीटा। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो सिमिलरली अभी आपने P cos थीटा देख लिया, अब आप देखिए P sin थीटा। तो फिर मैं E1 को कैसे एक्सप्रेस करूंगा, कौन बताएगा, तो E1 इज इक्वल टू फील्ड ऑफ क्या, डाइपोल, फील्ड ऑफ डाइपोल कौन सा, व्हिच मोमेंट इज P cos थीटा, फील्ड ऑफ डाइपोल P cos थीटा, है ना, यस। और ये कौन सा फील्ड है, ये कौन सा फील्ड आएगा, एक्सियल, ये आएगा एक्सियल, क्योंकि वो एक्सियल लाइन के अलॉन्ग आ गया, इसलिए एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला क्या था उसको डाल देते हैं। यस, फॉर्मूला क्या था, एक्सियल पोजीशन पे आइडियल डाइपोल का फॉर्मूला क्या था, आज हमने निकाला ना, यस।
क्या फॉर्मूला था? 1/4πε0 2p/r3 एक्सियल में 2p/r3 वही लिखूंगा 1/4πε0 2p p लिखूंगा ना, p cos थीटा लिखूंगा। यस, p cos थीटा लिखना पड़ेगा बिकॉज अभी जो हम डाइपोल ले रहे हैं उसका मोमेंट p cos थीटा है। सो 2p cos थीटा बाय r3, r तो r ही है, तो ये आ गया देखो E1। सिमिलरली E2 किसका फील्ड है? P sin थीटा का है। अब आप क्या करो, P cos थीटा को भूल जाइए, P cos थीटा को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाएंगे और P sin को याद करेंगे। सब कुछ भूल जा रहे हैं, P sin को याद कर रहे हैं, तो P sin का एक्सिस कैसा है? ऐसा है, ये P sin का एक्सिस है। देखो ये अगर P sin का एक्सिस है तो ये जो है, ये अगर एक्सिस है तो ये क्या है? इक्वेटर है ना। ये अगर एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर, ये क्या है? इक्वेटर है। तो इसका एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए P sin थीटा जो डाइपोल है, अगर सिर्फ इसको ही याद करे, इसको ही देखे, है ना, तो इसका ये पोजीशन कौन सा बनेगा? P sin थीटा का ये पोजीशन कौन सा बनेगा? एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल बनेगा बिकॉज इसके एक्सिस पे नहीं है, उसके इक्वेटर पे है ना। सो इसलिए E2 का डायरेक्शन क्या होगा? क्या मैं E2 का डायरेक्शन इस तरफ दिखा सकता हूं? बिल्कुल इस तरफ दिखाना पड़ेगा। ऐसे क्यों? बिकॉज आपको बोला था ना कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का उल्टा होता है। डाइपोल मोमेंट इस तरफ है तो फील्ड उस तरफ होगा, तो ये इसको लिख दिया E2। ये E1 है और ये E2 है। देखिए तो चलेगा, E2 को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हम E2 को क्या लिखेंगे? E2 इज इक्वल टू फील्ड ऑफ डाइपोल, कौन सा डाइपोल? फील्ड ऑफ डाइपोल P sin थीटा, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? P sin थीटा है ना। और ये कौन सा पोजीशन दिख रहा है? ये उसका इक्वेटोरियल पोजीशन दिख रहा है ना। तो इसलिए E2 को हम क्या करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वेटोरियल का क्या था? 1/4πε0। एक्सेल में जब 2p/r3 था, इक्वेटोरियल में क्या था? p/r3 था, आइडियल डाइपोल केस में, है ना। इसलिए p/r3, p या p sin थीटा? यस, p sin थीटा बाय r3। चलेगा? यस, तो E1 आ गया, E2 आ गया। अब आपको धीरे धीरे रास्ता दिख चुका है ना, अब आप कर सकते हैं। ओके, सो हमेशा कुछ ना कुछ आइडियाज क्रिएट करना चाहिए कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए। तो E1 आ गया, E2 आ गया, तो रिजल्ट किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा कि नहीं? यस। यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं? वेक्टर का पैरेललोग्राम रूल याद करो। E2 है तो ये भी क्या होगा? E2 होगा, है ना। ये भी E2 होगा, ये होगा E क्या? एनी, E एट एनी पोजिशन, फील्ड एट एनी पोजिशन। सो ये E2 है, ये भी क्या होगा? E2 होगा। सो फील्ड एट एनी पोजिशन का डायरेक्शन आपको मिल गया है ना। ये पूरा पूरा पैराग्राम ऐसे कंप्लीट होगा। सो दिस इज फील्ड एट एनी पोजिशन, करेक्ट? यस। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, और ये थीटा है, काम करते हैं ना, इस एंगल को अल्फा ले लेते हैं। कभी कभी थीटा अल्फा का रिलेशन भी पूछता है, यस आप निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले फील्ड एट एनी पोजीशन निकाल देते हैं। सो फील्ड एट एनी पोजीशन क्या होगा? क्या हम लिख सकते हैं? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, डायरेक्टली हमने वेक्टर फॉर्मूला यूज किया या पाइथागोरस से यूज कर लिया। सो E1 पता है, E1 पता है, E2 पता है, सारे को स्क्वायरिंग करेंगे, ऐड करेंगे, रूट लेंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे कुछ टर्म कॉमन आएगा। देखो क्या कॉमन आएगा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1/4πε0, ये कॉमन जा रहा है। यस, और कौन कॉमन जा रहा है? P/r3, P/r3 यहां भी है, P/r3 यहां भी, ये भी कॉमन जा रहा है। यस, और इसका क्या? होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग हो रहा है ना, होल स्क्वायर होकर कॉमन जाएगा। होल स्क्वायर होकर कॉमन जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आएगा यहां पे 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर, और इस टर्म में कौन सा आएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। और इसका होल रूट में क्या क्या, सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, देखा ऐसे हम कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग किया, कॉमन ले लिया, स्क्वायरिंग किया, कॉमन ले लिया। चलो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है बाहर निकाल दो, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? तो इज इक्वल टू 1 वही होके बाहर होगा ना, क्योंकि उसका तो होल स्क्वायर था ना, बाय PQ। यस, और इधर कौन सा आ गया? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या? स्क्वायर रूट। हम ऐसे लिख सकते हैं। यस, थोड़ा सा और आइडिया लगाते हैं, इसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 P/r3। यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 4 में से एक निकाल दो, एक निकाल देंगे तो 3 रह जाएगा ना, 3 रह जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? 3 cos स्क्वायर थीटा
4 में से 3 हो गया तो एक चला गया ना, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर चला गया, उससे ऐड हो गया और ऐड होकर 1 हो गया ना, और इसका होल रूट। देखो तो ये है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एनी पोजीशन पे फील्ड का एक्सप्रेशन। तो फाइनली एनी पोजीशन पे फील्ड का एक्सप्रेशन आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यू, ओके, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ गया है एट एनी पोजीशन फील्ड का एक्सप्रेशन, जिसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। यस, अब देखिए अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं, ये क्या पोलर सिस्टम था ना, थीटा आर ये सब क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट से। अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं, थीटा 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना आएगा, 1 आएगा, cos थीटा 1 आएगा ना, तो हम चलेंगे कौन सा, थीटा को 0 पुट करेंगे, cos 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, है ना, 1 प्लस 1 2 होने के बाद 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर नहीं, 1 प्लस क्या था, 3 cos स्क्वायर थीटा। यस, तो थीटा को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, तो फिर 2p बाय RQ आ जाएगा। तो वो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रहा है ना। सो इफ थीटा इज 0, थीटा 0 का मतलब क्या है, एक्सियल है इक्वेटोरियल। अगर हम ये थीटा को 0 कर दें तो पॉइंट कहां पे आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा ना। सो थीटा अगर 0 पुट करते हैं सो फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय RQ। ये तो हम पहले से जान चुके हैं, है ना। सिमिलरली अगर आप थीटा को 90 पुट करेंगे, ये क्या 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे 3 है, वो पहले लिखना भूल गया था, 3 है। सो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, सो फील्ड कितना होगा, फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय RQ, है ना। तो फिर जो पिछला एक्सप्रेशन है वो आ जाते हैं, ठीक है, चलेगा। अगर ये सब कुछ समझ में आ गया है तो फाइनली हम क्या करेंगे, अल्फा के एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। इसको आप नोट डाउन करते रहिए। सो अल्फा के एक्सप्रेशन कैसे निकालें, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम ये काम करते हैं, यहां पे लिखना चालू कर लेते हैं, ओके, आइडियल। चलो देखो आप देखिए, सो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आपको अल्फा चाहिए तो ये ट्रायंगल देखो, टैन अल्फा कितना होगा, E2 बाय E1। दैट मींस E2 को E1 में डिवाइड कर तो टैन अल्फा आ गया। तो हम E2 को E1 में डिवाइड करेंगे, तो आप देखो ना, ये क्या है, E2 है, ये क्या है, E1 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगे ना। कौन कटेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया है, RQ कट गया है, P कट गया है, तो ऊपर कौन आया, ऊपर अभी कौन आ रहा है, सब तो कट गए हैं, तो ऊपर आ रहा है साइन थीटा, है ना, और नीचे कौन आ रहा है, E2 बाय E1। E1 में कौन आ गया, 2 cos थीटा, सही लिखा हूं, देखिए बाकी सब कट गए हैं। तो फिर आपको टैन अल्फा कितना मिला, फाइनली टैन अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ टैन थीटा। तो ये एक रिलेशन आपके सामने आ गया है। सो ये अल्फा और थीटा को रिलेट करता हुआ रिलेशन है, रिलेट करता हुआ एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो टैन अल्फा इज हाफ ऑफ टैन थीटा, ये भी आपको ध्यान में आ रहा है। चलिए, तो ये था फील्ड एट एनी पोजीशन। सो हमने डाइपोल का फील्ड का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। सो डाइपोल का फील्ड एक्सेल में निकाला, इक्वेटोरियल में निकाला और एनी पोजीशन में निकाला। समझ में आ गया सभी को, यस। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं फिर आगे बढ़ जाता हूं। अभी हम क्या करेंगे, डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में इंटरेक्शन करेंगे। जैसे कि डाइपोल है, आप क्या कीजिए, डाइपोल आपके लिए एक सिस्टम बन गया ना, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। सोचिए, आप थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। सो वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से जब हम वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देंगे, है ना, जब वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा। दैट मींस डाइपोल को या डाइपोल पे जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाइपोल्स कैसे बिहेव करते हैं। यस, आपने सुना होगा कि केमिस्ट्री में सारी चीजें डिस्कशन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, है ना, हाइड्रोजन गैस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है? तो क्या होगा। या हम लेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर है, वाटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H2O नहीं, H और OH, है ना, वो सारी चीजें आप स्टडी किया होगा केमिस्ट्री में। सो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट जो है इसको लिख चुके हैं। क्या होता है, फील्ड जब सब्सटेंस पे अप्लाई होता है, मैं जो अभी बता रहा था ना कि वाटर पे फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस पे फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस पे फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। क्या होता है, फील्ड जो है, फील्ड क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, फील्ड इंटरेक्शन में मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे
आप फील्ड का अगर हम बात करते हैं तो हम कई सारे फील्ड का बात कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का बात किया था, फिर आगे हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे। सो फील्ड जो है इंटरेक्शन के लिए मदद करता है, बिना फील्ड में इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो इंटरेक्शन किससे करेगा फील्ड? मैटर से। इससे मैटर, और मैटर का अलग अलग फॉर्म होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। समझ पा रहे हैं? यस। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मार्कर को छोड़ दें तो मार्कर के पार्टिकल्स कैसे हरकतें करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, मैं उस चीज का बात कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं? तो इस मार्कर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए तो मार्कर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बिहेव करेंगे। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन गैस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेंगे, है ना, या कोई मेटालिक बॉडी है उस पे फील्ड अप्लाई कर दें तो उसके पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे, तो उसको बोलते हैं बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, आई मीन बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड्स। ओके, तो बिना फील्ड में इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप हायर स्टडी करेंगे, हायर फिजिक्स स्टडी करेंगे, हायर फिजिक्स जब आप स्टडी करेंगे तो इस चीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि कैसे फील्ड मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन ऑफ फील्ड विथ मैटर। इसलिए आपका ये टॉपिक पढ़ाया जाता है आपके स्टैंडर्ड में कि हम ये स्टडी करते हैं कि डाइपोल, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल क्या फील्ड। सबसे हम एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड पहले लेते हैं। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। अभी फील्ड लिख रहे हैं तो कौन सा फील्ड आएगा? ये डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। तो ये एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। सो डाइपोल को आप क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दे रहे हैं, तो क्या करेगा डाइपोल, है ना। देखिए ये क्या है, फील्ड लाइन से, सपोज ये एक्सटर्नल फील्ड के लाइन से, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए मुझे फील्ड लाइंस कैसे बनाना पड़ेगा? यस, यूनिफॉर्मली बनाना पड़ेगा। उनके बीच का डिस्टेंस देखिए और एरो हेड का डायरेक्शन देखिए। तो दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड में एक डाइपोल को छोड़ देते हैं। ये देखो डाइपोल, उस फील्ड में एक डाइपोल को छोड़ दिया जाता है। सो these are the field lines. सपोज ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। डाइपोल क्या एक सिस्टम है ना, आपको पहले से बताया गया था। ये सिस्टम में ये चार्ज सपोज माइनस क्यू है, ये चार्ज को माइनस क्यू ले लेते हैं और ये चार्ज को प्लस क्यू ले लेते हैं, करेक्ट। देखिए, और ये डाइपोल का सेंटर है, इसको O मान लेते हैं। ये डिस्टेंस को L माना था, जो माना था वही हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये भी L है और ये भी L है, ठीक है ना। यस। तो इस समय जिस पोजीशन पे मैंने आपको दिखाया, इस पोजीशन पे ये क्या है? P का डायरेक्शन है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये जो है ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देख पा रहे हैं? ये है P वेक्टर का डायरेक्शन। मैं इसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब P वेक्टर का डायरेक्शन, ये क्या है? फील्ड का डायरेक्शन। तो दोनों आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं, दिख रहा है आपको? यस, ये फील्ड का डायरेक्शन है। दोनों के बीच जो एंगल है हम इसको थीटा ले लेते हैं। सो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। समझ पा रहे हैं? यस। सो ये सब फील्ड लाइन से जो बना रहा था ना, ये सब फील्ड लाइन से, इसका कोई जरूरत नहीं। देखो अब क्या होगा, बताइए अब क्या होगा इस केस में। अगर हम डाइपोल को इस तरीके से फील्ड में छोड़ दें, रिलीज करें, तो क्या होगा? यही तो सवाल है ना। सो बताइए क्या होगा? कुछ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है? यस, मैंने क्या बोला कि डाइपोल को जैसा फील्ड में छोड़ देंगे तो डाइपोल क्या करेगा? उस फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। डाइपोल के जो चार्ज है उस फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे। कैसे इंटरेक्शन करेंगे? कैसे फोर्स लगाएंगे? जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड किस तरफ फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड किस तरफ फोर्स लगाएगा, आप जानते हैं? यस, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। दैट मींस जिस तरफ फील्ड है ना उस तरफ फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? QE। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट को लगेगा। ओके, बट उसका मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, क्या आएगा? QE, बिकॉज फील्ड तो सेम है ना। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां का फील्ड का स्ट्रेंथ और जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां का फील्ड का स्ट्रेंथ क्या सेम है। तो बस पॉजिटिव चार्ज पे राइट को फोर्स लगेगा तो नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट को फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स कितना आएगा? तो देयरफॉर इस सिस्टम पे नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। तो डाइपोल का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं होगा।
पर अगर हम टॉर्क के बारे में सोचते हैं, फिर भी डाइपोल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस पोजीशन पे डाइपोल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर हम टॉर्क के बारे में बात करते हैं तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क तो लगेगा, बिकॉज आप देखिए ये क्या हमारा एक्सिस है, अगर ये एक्सिस है तो ये दोनों फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, है ना। आप टॉर्क पढ़ चुके हैं रोटेशनल मोशन में। मैं अगर इसको एक्सिस मानता हूं सो दोनों फोर्स कैसे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक्सिस है, अगर ये एक्सिस है आपकी तरफ, ठीक है, तो ये फोर्स कैसे घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज, है ना। और सेम एक्सिस लेके ये फोर्स कैसे घुमाना चाहिए, ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। दैट मींस दोनों ही इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों का टॉर्क हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये ओरिजिन है तो कभी कभी हम इसको कपल बोलते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, इसको कपल भी बोला जाता है। तो इस फोर्स के लिए ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी ध्यान दीजिए, और इस फोर्स के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। तो आपको तो मालूम है ये डिस्टेंस क्या एल है, अगर ये एल होगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा, ये थीटा, सो दिस विल बी एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा होगा। सिमिलरली ये भी एल साइन थीटा होगा। हमें टॉर्क चाहिए, टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है। तो फाइनली आपको डाइपोल के ऊपर टॉर्क आ गया है। सो नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल, नेट टॉर्क टाउ, टॉर्क हम टाउ में डिनोट करते हैं तो कितना आएगा, एल साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल साइन थीटा इंटू फोर्स क्या है, क्यू है, फोर्स इंटू। दूसरा भी मैं ऐड कर दूंगा बिकॉज दोनों ही चाहते हैं डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, दोनों का टॉर्क ऐड हो जाना चाहिए। तो फाइनल आपको क्या मिला, 2l साइन थीटा इंटू क्यू। इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखते हैं तो 2l क्यू को अलग लिख देते हैं, ई को अलग लिख देते हैं और साइन थीटा को अलग लिख देते हैं। ऐसे लिखने से क्या होगा, हम इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट एक्सप्रेस करेंगे। पहले से आपको बताया गया था कि डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे किए हैं, क्यों डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज डाइपोल के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए डिफाइन कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ये आ गया टॉर्क ऑन डाइपोल, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो टॉर्क कब जीरो होगा, टॉर्क तब जीरो होगा जब थीटा जीरो होगा या तो 180 होगा, है ना, बट नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, है ना, ये हमेशा जीरो आएगा। तो ये ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज जीरो, है ना। सो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री या 180 डिग्री अगर ऐसे हुआ तो टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तब डाइपोल किस में आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। वो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा वो भी हम बात करेंगे। चलिए वंस टॉर्क आ गया है, सो यहां पे और एक बात आप सोच सकते हैं, इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, डाइपोल क्या ऐसा घूमता ही रहेगा, क्या ऐसे घूमता ही रहेगा। इस टॉर्क की वजह से क्या है, डाइपोल जो है ये डाइपोल ऐसे चक्कर लगाएगा बस घूमता ही रहेगा ऐसे, नहीं ऐसे नहीं करेगा, ये गलत है, आपको सोचना चाहिए। यहां पे ना डाइपोल जो है अगर आप रिलीज कर दिया, इस पोजीशन से आप रिलीज कर दिए ना, तो डाइपोल जो है उसके अंदर ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा, ऐसे घूमता ही नहीं रहेगा, ऐसे घूमता ही नहीं रहेगा, क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्यों, सोच लीजिए आप, सोच लीजिए, जैसे ये डाइपोल घूम के, जैसे कि अभी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट हो रहा है ना, जब क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट हो रहा है तो टॉर्क कहां जीरो हो रहा है, जब डाइपोल इस लाइन को कोइंसाइड करेगा तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। इस लाइन को वंस कोइंसाइड करेगा ना तो थीटा क्या जीरो हो गया, टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ पा रहे हैं, इसलिए ये जो है ना इसको मीन पोजीशन बोल सकते हैं। ऑसिलेशन के लिए ये क्या होगा, मीन क्या पोजीशन, डाइपोल का मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है, जहां पे नेट टॉर्क जीरो होता है। नेट फोर्स तो हमेशा जीरो है, तो नेट टॉर्क जहां पे जीरो आएगा हम इसको मीन पोजीशन बोलेंगे फॉर ऑसिलेशन, क्योंकि डाइपोल यहां पे ऑसिलेट करने वाला है। डाइपोल यहां पे ऑसिलेशन क्यों करने वाला है, आपको ध्यान में आ रहा है क्यों ऑसिलेट करने वाला है, थोड़ा सोच सकते हैं। देखिए जैसे कि डाइपोल जो है ऐसा आया यहां पे मीन पोजीशन है, फिर इसको क्रॉस करके उस तरफ चला गया, है ना। आप जब डाइपोल को रिलीज करेंगे, जब रिलीज करेंगे तो डाइपोल का इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। अब थोड़ा सा रोटेशनल मैकेनिक्स अप्लाई कीजिए, इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या है, जीरो है। वैसे भी एक्सट्रीम पोजीशन पे एंगुलर स्पीड क्या होता है, जीरो होता है ना। जब कोई बॉडी ऑसिलेट करता है, ऐसा रोटेशनली ऑसिलेट करता है, तो उसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है, मीन पोजीशन होता है क्या नहीं। हमने जहां पे रिलीज किया वो क्या है, उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, वहां पे एंगुलर स्पीड क्या था, जीरो था, हमने रिलीज कर दिया। उसके बाद क्या होगा, एंगुलर स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, कहाँ पे, मीन पोजीशन पे एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगा। उसके बाद एंगुलर स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। दैट मींस ये और एक एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं। सो ये ना डाइपोल का और एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है, समझ पा रहे हैं। और ये कौन सा है, ये है मीन पोजीशन, डाइपोल का ये है मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन।
तो ये मीन पोजीशन का लाइन है और ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, आप तो पढ़ चुके हैं। पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा है तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम। तो वही केस है। अगर आप टॉर्क निकाल रहे हैं तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या होगा, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो फॉर्मूला याद कीजिए, टॉर्क क्या था, आई अल्फा था, वो आप निकाल सकते हो। सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू टॉर्क बाय इनर्शिया। कई बार आपको ये भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना। तो वंस ये सारी चीजें पता चल गया, अब जैसे ही ये दूसरे एक्सट्रीम का आएगा, आप सोचिए खाली दूसरे एक्सट्रीम को नहीं, जैसा ही मीन को पार करेगा ना तो टॉर्क डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। दैट मींस इस एक्सट्रीम से मीन को जब आएगा, टॉर्क क्या था, क्लॉकवाइज। अब ये मीन से एक्सट्रीम को गया ना तो टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज फोर्स कैसे एक्ट होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इस पे इधर एक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स पे इधर एक्ट होगा। हमेशा नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो है फील्ड का उल्टा एक्ट होता है। फील्ड राइट को है तो फोर्स लेफ्ट को लगा रहा है, तो बट पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरफ फील्ड है उस तरफ फोर्स लगेगा, है ना। ये आपको पहले से बताया गया था। देखिए, समझ पा रहे हैं? यस। तो अब ये कैसा, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज नहीं, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये दोनों फोर्स का टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है, बट ये दोनों फोर्स का टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज है। तभी तो बोला था कि डाइपोल जो है ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, उसके अंदर डाइपोल क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। सो ये क्लॉकवाइज टॉर्क, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो दैट मींस हमेशा जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो किधर एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। वैसे भी ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए, ऑसिलेशन के लिए चाहिए रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये जो टॉर्क आपके सामने दिख रहा है, दिस विल एक्ट एज रिस्टोरिंग टॉर्क, है ना। तो यहाँ पे इसको यही प्रोवाइड करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क, और उसको लेके हम डिफाइन कर सकते हैं, हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, चलेगा। तो ऑसिलेशन, डाइपोल जो है यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो डाइपोल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका मेन पोजीशन कहाँ है, मेन पोजीशन जब है, जब थीटा क्या है, 0 है। समझ पा रहे हैं, मेन पोजीशन वहां है जब थीटा क्या है, 0 है, या तो 180 है, तब क्या होगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। हम इसको क्या बोलेंगे, मेन पोजीशन। ओके, और एक्सट्रीम पोजीशन तो आपको दिख रहा है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन या और एक एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम के पास स्पीड क्या होता है, 0, मेन के पास स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम। वो सब कुछ आपको पूछा जा सकता है आपके यहाँ। सो नाउ क्या होगा कि अभी जैसे ही हो गया, यहां पे मैं लिखना चालू कर लेता हूं। सो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, दैट मींस यहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यह हमें मिल गया, यस। तो वंस रिस्टोरिंग टॉर्क मिल गया, इफ थीटा इज वेरी वेरी लेस, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, पी ई थीटा। अरे ये तो उसी फॉर्म में आ गया, समझ पा रहे हैं ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी थीटा। तो दिस टाइप ऑफ एसएचएम इज कॉल्ड एज एंगुलर एसएचएम। दैट मींस ये देखिए, टॉर्क क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो है कंडीशन फॉर क्या, एंगुलर एसएचएम। एसएचएम मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझ पा रहे हैं। तो सिंपल ऑसिलेशन तो हम हमेशा बोलेंगे, हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होता है ना। तो इन जनरल हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि ये डाइपोल ऑसिलेट करेगा, बट हर ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होता। एसएचएम कब होता है, जब टॉर्क थीटा को प्रोपोर्शनल होता है, और टॉर्क थीटा को तभी प्रोपोर्शनल हो रहा है, हम मैथमेटिकल देख रहे हैं, जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल है। थीटा वेरी वेरी स्मॉल को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ऑसिलेशन, है ना। इस प्रकार का ऑसिलेशन को स्मॉल ऑसिलेशन बोलेंगे। वैसे कुछ मेंशन हुआ नहीं तो आपको स्मॉल ऑसिलेशन ही समझना पड़ेगा। वंस आपको टॉर्क मिल गया, सी क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। वंस टॉर्सनल कांस्टेंट आ गया तो आप अभी फाइनली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो सो दैट देयरफॉर टाइम पीरियड अभी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। टी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, है ना, आई बाय सी का रूट। हम डायरेक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन को चलेंगे। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप डाइपोल का जो पार्टिकल्स उनके मास को इक्वल मान लेते हैं, है ना, सपोज हम दोनों चार्ज का मास को सेम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो इसलिए क्या होगा, 2 पाई आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, बिकॉज मास m है। हम यहाँ पे दोनों चार्ज का मास को सेम ले रहे हैं, याद रखिए, हम दोनों चार्ज का मास को सेम ले रहे हैं, तो जा कैसे होगा, m इंटू एल स्क्वायर। एल क्या है, ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय सी। सी कितना मिला, सी का वैल्यू कितना है, p है, मतलब डाइपोल मोमेंट इंटू फील्ड है, और इसका क्या है, अंडर रूट। समझ पा रहे, यस। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो 2 पाई 2 ml स्क्वायर, p को क्या लिख सकते हैं, 2lq इंटू e, इसका अंडर रूट। तो इससे आपको टाइम पीरियड आ चुका है ना, इससे टाइम पीरियड आ गया है। चलिए आप इसको वीडियो पॉज करके लिखना, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना।
सो दैट मीन्स फाइनली टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, 2 पाई इंटू टू कट गया, एम कट गया, सो एम नहीं कटा, सो एम एल बाय क्यू ई इसका अंडर रूट। सो डाइपोल जब ऑसिलेट करेगा, जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, दैट मीन्स जब स्मॉल ऑसिलेशन करेगा, तब उसका टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया है। समझ पा रहे हैं? यस। और फाइनली आपको कुछ स्पीड के बारे में भी पूछ सकता है। आपको मालूम है, अगर आपको ओमेगा मैक्स पूछे तो आप क्या करेंगे? डाइपोल जब ऑसिलेट करेगा, उसका एंगुलर स्पीड सबसे ज्यादा कहां पे होगा? एंगुलर स्पीड सबसे ज्यादा मेन पोजीशन पे होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। समझ पा रहे हैं? यस, वहां पे वर्क डन का कंसेप्ट आएगा, वर्क का कंसेप्ट आएगा। चलिए, तो आज की क्लास में हमने कई सारी चीजें लर्न किया। आज की क्लास में हम डाइपोल का फील्ड के बारे में सबसे पहले ध्यान दिया, फील्ड एट एक्सेल पोजीशन, फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, फील्ड एट एनी पोजीशन, इसको कंप्लीट किया। डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है, डाइपोल मोमेंट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सब कुछ पता चल गया। और फाइनली हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश किया। हमने देखा कि जब डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड से इंटरेक्शन कर रहा है, तो डाइपोल को जब रिलीज कर दे रहे हैं ना, तो ना यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसका मोशन ऑसिलेटरी हो जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहे हैं और ऐसे भी जा रहे हैं। डाइपोल का मोशन ऐसा ऑसिलेटरी हो रहा है ना, तो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। क्यों ऑसिलेट कर रहा है? ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क। और रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा आया, आपको ध्यान में आ गया है ना। सो जब इस पोजीशन में टॉर्क क्लॉकवाइज और इस पोजीशन में टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इस पोजीशन पे क्लॉकवाइज, इस पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इस तरीके से हमने डिस्कशन किया। चलिए, आज के क्लास में इतना करते हैं। सो डाइपोल का डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान देना। चलिए, इसको अच्छे से लर्न कीजिए, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करना जरूरी है, तभी आप रिवाइज कर सकते हैं। और प्रैक्टिस चालू रखिए, ठीक है ना। आपका असाइनमेंट आ गया होगा, उसका प्रैक्टिस चालू कर दिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रैक्टिस अभी शुरू कर दीजिए। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स पूछिए, है ना, डाउट को शेयरिंग कीजिए, ठीक है। चलेगा, कोई बात नहीं, अगले क्लास में मुलाकात होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।